हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रिटर्न्स टू स्केल पढ़ा था। हमने पैमाने के प्रतिफल पढ़े थे और पैमाने के प्रतिफल को हमने आइसोक्वेंट कर्व के माध्यम से भी पढ़ा था। यानी कि पैमाने के प्रतिफल रिटर्न्स टू स्केल को हमने आइसोक्वेंट कर्व के माध्यम से या सम उत्पाद वक्रों के माध्यम से पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे रिटर्न्स टू फैक्टर को आइसोक्वेंट कर्व के माध्यम से। तो रिटर्न्स टू फैक्टर क्या होता है? साधन के प्रतिफल क्या होते हैं? आपको पता है कि साधन के प्रतिफल में, रिटर्न्स टू फैक्टर में, उत्पादन का एक साधन वेरिएबल होता है। उत्पादन का एक साधन वेरिएबल होता है यानी कि परिवर्तनशील होता है, और बाकी उत्पादन के सभी साधन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर में। तो अब हम पढ़ेंगे रिटर्न्स टू फैक्टर को आइसोक्वेंट कर्व के माध्यम से। हमें पता है कि रिटर्न्स टू फैक्टर यानी कि जो साधन के प्रतिफल हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है साधन का बढ़ता प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। साधन का बढ़ता प्रतिफल या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर क्या होता है? जब हम परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाते हैं और परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाने से हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है। वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाने से अगर टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है तो हम कहेंगे कि साधन के बढ़ते प्रतिफल लागू हो रहे हैं। तो साधन के बढ़ते प्रतिफल को आइसोक्वेंट कर्व से हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्स एक्सिस पर हमने लेबर लिया, वाई एक्सिस पर कैपिटल लिया, क्योंकि हम साधन के प्रतिफल पढ़ रहे हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर पढ़ रहे हैं। और आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि साधन के प्रतिफल में एक उत्पादन का साधन वेरिएबल होता है। लेबर यहाँ पर हमारी वेरिएबल फैक्टर है, कैपिटल हमारी फिक्स्ड फैक्टर है। तो कैपिटल में आप यहाँ बेशक लिख दो, ये कैपिटल हमारा फिक्स्ड फैक्टर है। तो दो साधन है, एक वेरिएबल है और बाकी सारे फिक्स्ड हैं। यहाँ पर हमने कैपिटल को फिक्स ले लिया। तो अब हमने रिटर्न्स टू फैक्टर को, साधन के प्रतिफल को आइसोक्वेंट कर्व के माध्यम से पढ़ना है। साधन का बढ़ता प्रतिफल है, कैसे? कैपिटल हमारी फिक्स है, इसलिए हमने कैपिटल की लाइन को सीधा लगा दिया, यानी कि कैपिटल हमारी नहीं बढ़ेगी, हमेशा कैपिटल इतनी की इतनी रहेगी। लेबर बढ़ेगी, नीचे लेबर है, लेबर बढ़ेगी लेकिन कैपिटल फिक्स रहेगी। जब हम लेबर को बढ़ाते हैं और कैपिटल को फिक्स रखते हैं, लेबर को बढ़ाने से, कैपिटल को फिक्स रखने से अगर हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर अप्लाई हो रहा है। कैसे? अब देखो, कैपिटल हमारी फिक्स है, हमने सीधी लाइन डाल दी और ये हमने आइसोक्वेंट कर्व बनाया। फिर हमने गैप से, यानी कि ये गैप ज़्यादा रखना है, एक और आइसोक्वेंट कर्व बनाया। पहले आइसोक्वेंट कर्व बनाया, ए पॉइंट है और 50 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर हमने एक आइसोक्वेंट कर्व और बनाया और अब 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। पहले 50 का था, अब 100 हुआ। जब 50 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तो लेबर कितनी लग रही है? ये देखो, ये यहाँ कट कर रहा है, इसका मतलब लेबर हमारी इतनी लग रही है। अब हमने क्या किया, हमने लेबर बढ़ा दी। लेबर पहले इतनी थी, अब लेबर बढ़ा दी, लेबर इतनी कर दी हमने। अब हमें कितना प्रोडक्शन मिल रहा है? अब हमें 100 यूनिट का प्रोडक्शन मिल रहा है। फिर हमने लेबर और बढ़ा दी, ये आइसोक्वेंट कर्व और बनाया, लेबर और बढ़ा दी, अब हमें 150 यूनिट का प्रोडक्शन मिल रहा है। फिर ये आइसोक्वेंट कर्व एक और बनाया, ये जहाँ पर इस कैपिटल को काट रहे हैं यहाँ से लाइन नीचे डालें तो लेबर और बढ़ा दी, 200 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब है हम बार बार लेबर बढ़ाते जा रहे हैं और हमें प्रोडक्शन कितना मिल रहा है? पहले हमें 50 यूनिट का प्रोडक्शन मिल रहा है, फिर 100 यूनिट का प्रोडक्शन मिल रहा है, फिर 150, फिर 200 यूनिट का। तो शुरू में 50 यूनिट प्रोडक्शन के मिल रहे हैं और फिर उसके बाद लेबर कितनी लगाई है? लेबर हमने ए से बी, यानी कि लेबर हमने इतनी बढ़ाई है, इतनी लेबर बढ़ाई है, 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है। फिर उसके बाद लेबर फिर बढ़ाई है, कितनी लेबर बढ़ाई है? केवल इतनी लेबर बढ़ाई है, तो 150 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है। यानी कि पहले 50 यूनिट बढ़े, अब 50 यूनिट और बढ़ गए। तो कहने का मतलब है पहले 50 यूनिट बढ़ाने के लिए लेबर कितनी बढ़ानी पड़ी है? हमें लेबर इतनी बढ़ानी पड़ी है। अगले 50 यूनिट बढ़ाने के लिए हमें लेबर कितनी बढ़ानी पड़ी? इतनी बढ़ानी पड़ी है। कहने का मतलब है कि अगले 50 यूनिट बढ़ाने के लिए पहले से कम लेबर बढ़ानी पड़ी है। ये देखो, ये गैप ज़्यादा है, ये गैप कम है। फिर 150 से 200 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, अगले 50 यूनिट को बढ़ाने के लिए पहले से भी कम लेबर बढ़ानी पड़ी है। अब ये देखो, ये गैप और कम है, ये पहले गैप ज़्यादा है, फिर और कम है, फिर और कम है।
तो कहने का मतलब है हर बार 50 यूनिट बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन हर बार 50 यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन हर बार 50 यूनिट को बढ़ाने के लिए हमें पहले से कम लेबर को बढ़ाना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन पहले से कम बढ़ाया जा रहा है और कुल उत्पादन हमारा बढ़ रहा है। 50 से 100 हो गया, 100 से 150 हो गया। हर 50 यूनिट को बढ़ाने के लिए हमें लेबर पहले से कम बढ़ानी पड़ रही है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये साधन के बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ए बी, ये ए है, ये बी है। ए बी इज ग्रेटर, ये ग्रेटर का साइन है, इज ग्रेटर देन बी सी। ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। ए बी ये है, बी सी से बड़े ज़्यादा है, क्योंकि 50 यूनिट को बढ़ाने के लिए हमें पहले से अब कम लेबर लगानी पड़ रही है। फिर बी सी इज़ ग्रेटर देन, ये बी सी है, इज़ ग्रेटर देन सी डी। अब ये बी सी का गैप ये सी डी से ज़्यादा है, यानी कि हर 50 को यूनिट को बढ़ाने के लिए हमें पहले से कम लेबर लगानी पड़ रही है। तो हम कहेंगे कि साधन के बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। दूसरा आता है साधन के घटते प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर क्या होता है कि जब हम परिवर्तनशील साधनों की अधिक मात्रा का प्रयोग करते हैं और उत्पादन हमें पहले से भी कम मिलता है। जब परिवर्तनशील साधनों की हम अधिक मात्रा का प्रयोग करते हैं और उत्पादन हमें पहले से कम मिलता है, तो हम कहेंगे कि साधन के घटते प्रतिफल लागू हो रहे हैं। कैसे? परिवर्तनशील साधनों की अधिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। अब ये देखो, कैपिटल हमारी फिक्स है और ये नीचे हमारी लेबर है। तो शुरू में ये हमारे 50 यूनिट है, 50, ये आइसोकरेंट कर्व डाल दिया। 50 यूनिट को उत्पादित करने के लिए कितनी लेबर लग रही है, ये पॉइंट ए है, नीचे इतनी लेबर लग रही है। फिर 50, फिर एक हमने और आइसोकरेंट कर्व डाला। अब 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। 100 यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए कितनी लेबर लग रही है, इतनी लेबर लग रही है। फिर 50 यूनिट और बढ़ा दिए। अब 50 यूनिट और बढ़ाने के लिए लेबर कितनी लग रही है, अब पहले से भी ज़्यादा लग रही है। अब आप देखो कि ये जो गैप है, ये गैप कम है, ये गैप उससे ज़्यादा है और ये गैप उससे ज़्यादा है। ये सबसे कम है, ये उससे ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है। यानी कि पहले कम गैप पे आइसोक्वेंट कर्व डालना है, फिर ज़्यादा गैप के ऊपर आइसोक्वेंट डालना है, फिर और ज़्यादा गैप के ऊपर आइसोक्वेंट डालना है। लेकिन हर बार 50 यूनिट ही बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है हर बार 50 यूनिट बढ़ाने के लिए अगर हमें हर बार 50 यूनिट बढ़ाने के लिए अगर हमें पहले से क्या हुआ है, अगर हमें पहले से ज़्यादा लेबर लगानी पड़ रही है, तो हम कहेंगे कि साधन के घटते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। ठीक है, हर बार 50 यूनिट को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हर बार 50 यूनिट को बढ़ाने के लिए हमें पहले से ज़्यादा लेबर लगानी पड़ रही है। यानी कि हम कहेंगे ए बी इज़, यहाँ पर कहेंगे ए बी इज़ लेस देन बी सी, इज़ बी सी इज़ लेस देन सी डी। बी सी डी से भी कम है। ठीक है, ए बी इज़ लेस देन बी सी, यानी कि ये लेबर ज़्यादा है, बी से सी पर गई, ये लेबर ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है। सी डी यानी कि और ज़्यादा लेबर लगा रहे हैं, तो उतने ही यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें पहले से भी ज़्यादा लेबर लगानी पड़ रही है। तो हम कहेंगे कि ये साधन के घटते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है तीसरा, साधन के समान प्रतिफल। साधन के समान प्रतिफल क्या होते हैं? कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर। जब परिवर्तनशील साधन को बढ़ाने से उत्पादन समान रहता है, हमने वेरिएबल फैक्टर बढ़ाए लेकिन उत्पादन तो हमारा उतना का उतना ही रहता है, तो हम कहेंगे कि साधन के समान प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। कैसे? एक्स एक्सिस पर लेबर लिया, वाई एक्सिस पर कैपिटल लिया, ये हमने पहला आइसोक्वेंट कर्व डाला, फिर बराबर गैप के ऊपर हमने दूसरा आइसोक्वेंट कर्व डाला, बराबर गैप के ऊपर तीसरा डाला, बराबर गैप के ऊपर हमने चौथा डाला, यानी कि ये सब गैप बराबर है। यानी कि ये हो गया हमारा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, सब बराबर है। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए 50 से 100 किया, 100 से 150 उत्पादन करने के लिए, 200 उत्पादन करने के लिए हम क्या करते हैं, लेबर को बढ़ाते हैं। जब हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं, लेबर को बढ़ाते हैं और उत्पादन हमें समान मिलता है, लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है, इसको बढ़ाने से हमें प्रोडक्शन समान मिल रहा है, हर बार 50 यूनिट ही बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे क्या है, हमारा साधन का हमारे साधन के समान प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है।
अब उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। पैमाने के प्रतिफल और साधन के प्रतिफल में फिर क्या अंतर है। पहले हमने रिटर्न्स टू स्केल पढ़ा, फैक्टर पढ़ा था, हमने साधन के प्रतिफल पढ़े थे, फिर रिटर्न्स टू स्केल पढ़ा, फिर इन दोनों को हमने आइसोक्वेंट कर्व के माध्यम से पढ़ा। अब हमने पढ़ना है कि रिटर्न्स टू फैक्टर यानी कि साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल रिटर्न्स टू स्केल में फिर क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है, आपको पता है कि रिटर्न्स टू फैक्टर में क्या होता है, ये जो रिटर्न्स टू फैक्टर है ये अल्पकाल में लागू होते हैं, शॉर्ट पीरियड में लागू होते हैं। रिटर्न्स टू फैक्टर शॉर्ट पीरियड में लागू होते हैं, लेकिन जो रिटर्न्स टू स्केल होता है, रिटर्न्स टू स्केल ये लॉन्ग पीरियड में लागू होते हैं। ये आपने पीछे पढ़ा, ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो हमारे साधन के प्रतिफल हैं यानी कि रिटर्न्स टू फैक्टर है, रिटर्न्स टू फैक्टर में क्या होता है, उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील होता है, वेरिएबल होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। लेकिन रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। रिटर्न्स टू स्केल तो लॉन्ग टर्म में अप्लाई होता है, लॉन्ग टर्म में सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। तीसरा आता है, तीसरा डिफरेंस क्या आता है, जो हमारा रिटर्न्स टू फैक्टर है, ये रिटर्न्स टू फैक्टर इसके लागू होने का कारण क्या है, साधन के प्रतिफल क्यों लागू होते हैं। साधन के प्रतिफल इसलिए लागू होते हैं क्योंकि साधन अनुपात में फैक्टर प्रपोर्शन में परिवर्तन होता है, चेंज आता है। फैक्टर प्रपोर्शन में कैसे परिवर्तन आता है, जैसे मान लो एक फैक्टर हमने लैंड ले लिया, दूसरा हमने लेबर ले लिया, लैंड 1 हेक्टेयर लेबर 1, लैंड 1 हेक्टेयर लेबर 2, लैंड 1 हेक्टेयर लेबर 3, तो फैक्टर प्रपोर्शन में चेंज आया। रिटर्न्स टू फैक्टर क्यों अप्लाई होते हैं, क्योंकि साधन अनुपात में परिवर्तन आता है, 1:1, 1:2, 1:3। रिटर्न्स टू फैक्टर के अप्लाई होने का रीज़न क्या है, क्योंकि साधन अनुपात फैक्टर प्रपोर्शन में अंतर आता है, इस वजह से रिटर्न्स टू फैक्टर अप्लाई होते हैं। लेकिन जो ये रिटर्न्स टू स्केल होता है, इसका अप्लाई होने का क्या कारण है, पैमाने का प्रतिफल का लागू होने का क्या कारण है। पैमाने का प्रतिफल रिटर्न्स टू स्केल इसलिए अप्लाई होता है क्योंकि हमने पैमाना ही बदल दिया, स्केल ही बदल दिया। अब हमने स्केल बदल दिए, अब हम लार्ज स्केल पर काम करने लगे हैं। पैमाना बदलने की वजह से, स्केल के बदलने की वजह से रिटर्न्स टू स्केल अप्लाई होता है। तो ये 3 डिफरेंस के पॉइंट याद करने हैं, ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो डायग्राम बना हुआ है किताब में, वो डायग्राम आपने नहीं बनाना है, आपने ये डिफरेंस के सिर्फ 3 पॉइंट याद करने हैं। जो डायग्राम है उसको आप अपनी किताब में कैंसिल कर देना। अब उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल या काजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। पैमाने की बचतें क्या होती हैं या बढ़ते प्रतिफल के नियम के लागू होने के क्या कारण हैं, ये हमने पढ़ना है। तो पैमाने की बचतें, इसके ऊपर भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है, ये लिखा है 16 मार्क्स के लिए आपने याद करना है। पैमाने की बचतें क्या होती हैं या बढ़ते प्रतिफल के नियम के लागू होने के क्या कारण है। तो 16 मार्क्स के लिए आपने ये क्वेश्चन याद करना है। पैमाने की बचतें क्या होती हैं, हाँ जी, पैमाने की बचतों का मतलब है कि जब हम उत्पादन का पैमाना बढ़ाते हैं। पैमाने की बचतों का क्या मतलब है, जब हम उत्पादन का पैमाना बढ़ाते हैं, उत्पादन के स्तर को बढ़ाते हैं, उत्पादन का पैमाना बढ़ाने की वजह से जो हमें बचतें प्राप्त होती हैं वो पैमाने की बचतें हैं। हमने स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दिया, उत्पादन का पैमाना बढ़ा दिया, उत्पादन का स्तर बढ़ाने की वजह से जो बचतें प्राप्त होती हैं वो पैमाने की बचतें कहलाती हैं। ये जो पैमाने की बचतें हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल 2 तरह की हैं। पहला पैमाने की आंतरिक बचतें, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दूसरा पैमाने की बाहरी बचतें, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पैमाने की आंतरिक बचतें यानी कि इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पैमाने की आंतरिक बचतें क्या होती हैं, वो बचतें जो उसी फर्म को प्राप्त होती हैं जिसने अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया है, जिसने अपना उत्पादन का पैमाना बढ़ाया है। अगर बचत उसी ही फर्म को प्राप्त हो रही है, यानी कि बाकी फर्मों को प्राप्त नहीं हो रही, जिसने अपना पैमाना बढ़ाया है, जिस फर्म ने अपना पैमाना बढ़ाया है, अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया है, वो बचत भी उसी को हो रही है, बाकी को नहीं हो रही, तो वो हम कहेंगे पैमाने की आंतरिक बचतें हैं। पैमाने की बाहरी बचतें, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि ये बचतें सभी फर्मों को प्राप्त होती हैं, चाहे उसने अपना पैमाना बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया,
चाहे उसने अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया, तो जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती है ये सभी फर्मों को प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले हम पैमाने की आंतरिक बचतें यानी कि इंटरनल इकोनॉमीज, आंतरिक बचतों को डिटेल से पढ़ेंगे। इंटरनल इकोनॉमीज जो हैं ये दो तरह की होती हैं। एक होती है वास्तविक बचतें यानी कि रियल इकोनॉमीज, और दूसरा होती हैं धन संबंधी बचतें यानी कि पिक्यूनियरी इकोनॉमीज। तो आंतरिक बचतें ये दो प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं वास्तविक बचतें यानी कि रियल इकोनॉमीज। वास्तविक बचतें क्या होती हैं कि जब हम किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए, किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए अगर पहले जितना मटेरियल लगता था, पहले जितनी कैपिटल लगती थी, पहले जितना लेबर लगता था, किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए, किसी वस्तु की एक इकाई, एक यूनिट को उत्पादित करने के लिए पहले जितना मटेरियल लगता था या कैपिटल लगती थी और लेबर लगती थी, अगर उसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए अब पहले से कम मटेरियल लगे, पहले से कम कैपिटल लगे, पहले से कम लेबर लगे, तो जो हमें बचत प्राप्त हुई है इसको वास्तविक बचत कहेंगे, रियल इकोनॉमीज कहेंगे। क्या बताया कि जितना किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए पहले मटेरियल लगता था, लेबर लगती थी, कैपिटल लगती थी, अगर अब उस वस्तु को उत्पादित करने में पहले से कम मटेरियल, लेबर, कैपिटल लगे, तो वो क्या कहलाएंगी? वो वास्तविक बचत कहलाएगी। वास्तविक बचतें कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी है? ये कौन कौन सी है? सबसे पहला वास्तविक बचत में, रियल इकोनॉमी में आता है श्रम संबंधी बचत यानी कि लेबर इकोनॉमीज। लेबर इकोनॉमीज क्या होती हैं? श्रम संबंधी बचत क्या होती है? जब हम बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं तो बहुत अधिक हमने श्रमिकों को काम पे लगाया है। जब हम अधिक श्रमिकों को काम पर लगाएंगे तो हमें श्रम संबंधी बचत प्राप्त होगी, लेबर इकोनॉमीज प्राप्त होंगी। क्या लेबर इकोनॉमीज हमें प्राप्त होगी? क्योंकि ज़्यादा श्रमिक काम कर रहे हैं तो तो श्रम विभाजन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, डिवीज़न ऑफ लेबर की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हर श्रमिक वही काम करेगा जिस काम को करने में वो निपुण है। जब एक ही काम को श्रमिक बार बार करेगा तो वो काम अच्छा करेगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करेगा और टाइम की भी सेविंग करेगा, कम समय में काम करेगा। जो टाइम बचेगा उस बचे हुए टाइम में वो क्या करेगा? नई नई इन्वेंशंस करेगा, नई नई आविष्कार करेगा। तो ये जो बचतें हुई इसको हम श्रम संबंधी बचत कहते हैं। तो श्रम संबंधी बचत क्या होती है? श्रम संबंधी बचत का मतलब है कि जब हम बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं तो डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाती है। हर श्रमिक वही काम करता है जो काम को करने में निपुण होता है, काम अच्छा करता है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करता है और कम समय में काम करता है, बचाए हुए समय का अच्छा प्रयोग करता है, नई नई इन्वेंशंस करता रहता है, आविष्कार करता रहता है। तो ये हमारी श्रम संबंधी बचतें हैं। दूसरी बचतें हमारी आती हैं वास्तविक बचत में, दूसरी बचत आती है तकनीकी बचतें, टेक्निकल इकोनॉमीज। ये जो टेक्निकल इकोनॉमीज होती हैं इसका संबंध किससे है? टेक्निकल इकोनॉमीज का संबंध मशीनरी से है। जब हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो जो हम मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो टेक्निकल इकोनॉमीज का संबंध मशीनों से है। बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो जो बड़ी फर्में होती हैं, जो उन्होंने मशीनों का प्रयोग वो कर रही हैं, वो उन मशीनों का पूरा प्रयोग कर पाती हैं। लेकिन जो छोटी फर्में होती हैं मशीनों का पूरा प्रयोग नहीं कर पाती हैं, क्योंकि छोटी फर्मों के पास इतने साधन नहीं होते। छोटी फर्में मशीनों का पूरा प्रयोग नहीं कर पाती, यानी कि पहली बात तो वो छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग करती हैं और मशीनों का पूरा प्रयोग भी नहीं कर पाती। लेकिन जो बड़ी फर्में होती हैं बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करती हैं, उनके पास पैसे अधिक होते हैं, बड़ी मशीनों का प्रयोग करती हैं और मशीनों का पूरा प्रयोग करती हैं। पूरा प्रयोग करने का मतलब है जितनी मशीन की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है। मान लो एक मशीन की 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है तो उस मशीन से 10,000 यूनिट ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो जब ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे तो उत्पादन की लागत कम आएगी और हमें बचतें प्राप्त होंगी। छोटी फर्म की जितनी मशीन करने की क्षमता है वो उस क्षमता का भी प्रयोग नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी होती है, इसलिए वो बचतें प्राप्त नहीं कर पाती हैं। जो कि बड़ी फर्में मशीनों का पूरा प्रयोग करके बचतें प्राप्त कर पाती हैं। तो
ये तकनीकी बचत कहलाती है। तकनीकी बचतों का संबंध मशीनों से है कि बड़ी फर्में मशीनों का पूरा प्रयोग कर पाती हैं और छोटी फर्में नहीं कर पाती हैं। तो ये जो तकनीकी बचतें हैं, ये तकनीकी बचतें भी आगे 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार की हैं? पहला है आकार वृद्धि की बचतें, इकोनॉमीज ऑफ इंक्रीज्ड डायमेंशन। आकार वृद्धि की बचतों का मतलब क्या है कि जो बड़ी फर्में होती हैं वो क्या करती हैं, अपने प्लांट या मशीनरी के आकार को बढ़ाकर बचतें काफ़ी प्राप्त कर लेती हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। आकार वृद्धि की बचतें, इकोनॉमीज ऑफ इंक्रीज डायमेंशन। कैसे बड़ी फर्में अपने मशीन के आकार को बढ़ाकर बचतें प्राप्त करती हैं? मान लो अ, एक बस है। अगर हम बस का आकार बढ़ा देते हैं, बस का आकार कैसे बढ़ाएंगे? डबल डेकर बस बना देंगे, उसके छत के ऊपर एक और हम सीटिंग कैपेसिटी बना देंगे, तो बस का आकार बढ़ गया। बस का आकार बढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? बस का आकार बढ़ने से फ़ायदा ये होगा, जितने पैसेंजर नीचे बैठ रहे हैं उतने ही ऊपर बैठेंगे, तो उतनी हमारी इनकम और बढ़ जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आकार वृद्धि से संबंधित बचतें। इसी तरह से फर्में भी मशीनों का आकार बढ़ाकर बचतें प्राप्त करती हैं। बड़ी आकार की मशीनों का प्रयोग करती हैं, बड़े साइज़ की मशीनों का प्रयोग करती हैं, ज़्यादा उत्पादन करती हैं। ज़्यादा उत्पादन करेंगी तो उत्पादन की लागत कम आती है और फर्मों को बचतें प्राप्त होती हैं। इसको कहते हैं आकार वृद्धि की बचतें, इकोनॉमीज ऑफ इंक्रीज डायमेंशन। बड़ी मशीनों का प्रयोग करती हैं, बड़े साइज की मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन की लागत को कम करके फ़ायदा उठाती हैं। दूसरा टेक्निकल इकोनॉमीज में आता है संबंधित क्रियाओं की बचतें, इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेसेस। जो बड़ी फर्में होती हैं वो उनको संबंधित क्रियाओं की बचतें भी प्राप्त होती हैं। संबंधित क्रियाओं की बचतों का मतलब ये है कि जो बड़ी मशीनें हैं उत्पादन से संबंधित सभी क्रियाएं खुद करती हैं। जैसे बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली फर्म क्या करती हैं? उनके रॉ मटेरियल के सोर्सेज उनके अपने होते हैं, वो खुद यानी कि कच्चा माल उत्पादित करती हैं, फिर कच्चे माल को पक्के माल में खुद परिवर्तित करती हैं और पक्के माल को मार्केट तक ले जाने के लिए उनके पास खुद ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं, उनके अपने बड़े बड़े शोरूम होते हैं। तो ये सारी संबंधित क्रियाएं हुई कि कच्चा माल के रिसोर्सेज भी उनके अपने हैं, कच्चा माल भी वो खुद बना रही हैं, उस कच्चे माल को पक्के माल में भी खुद परिवर्तित कर रही हैं, पक्के माल को मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के साधन भी उनके पास हैं। तो कहने का मतलब है ये सारी क्रियाएं क्या है? संबंधित है। तो जब एक फर्म सारे काम खुद करती है तो उससे क्या होता है? फिर बचतें प्राप्त होती हैं। इसको संबंधित क्रियाओं की बचतें कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निकल इकोनॉमीज का तीसरा पॉइंट आता है व्यर्थ पदार्थ का प्रयोग, यूज ऑफ बाय प्रोडक्ट। व्यर्थ पदार्थों का प्रयोग करने से भी बड़ी फर्मों को बचतें प्राप्त होती हैं। व्यर्थ पदार्थ क्या होता है? बाय प्रोडक्ट क्या होता है? व्यर्थ पदार्थ का मतलब है कि जिस चीज़ का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस चीज़ का प्रोडक्शन करने पर कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलती है। जैसे जैसे कि हम जैसे कि हम चीनी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जब हम चीनी का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें चीनी का बाय प्रोडक्ट शीरा अपने आप मिलता है। तो जो बड़ी फर्में होती हैं, चीनी बनाने वाली बड़ी फर्में हैं, मिल हैं, वो क्या करती है? इस शीरे को फेंकती नहीं है, उस शीरे से फिर क्या करती हैं? उस शीरे का प्रयोग अल्कोहल बनाने के लिए कर लेती हैं। तो उससे भी हमें फ़ायदा होता है, उससे भी हमें पैसे प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब बड़ी फर्में जो प्रोडक्शन के दौरान वेस्टेज निकलती है, व्यर्थ पदार्थ प्राप्त होता है, उसका प्रयोग करके भी पैसा कमा लेती हैं, बचतें प्राप्त करती हैं। तो टेक्निकल इकोनॉमीज़ के ये 3 पॉइंट थे। अब नेक्स्ट पॉइंट बचतों का आता है स्टॉक संबंधी बचत, इकोनॉमीज ऑफ इन्वेंट्री। बड़ी बड़ी फर्मों को स्टॉक संबंधी बचत भी प्राप्त होती है। स्टॉक संबंधी बचत का मतलब है जो बड़ी बड़ी फर्में हैं उनके पास बड़े बड़े गोदाम भी होते हैं। वो क्या करती हैं? जब रॉ मटेरियल मार्केट में सस्ता मिल रहा होता है उस रॉ मटेरियल को खरीद कर गोदाम में रख देती हैं, यानी कि उनके पास रॉ मटेरियल की कभी शॉर्टेज ही नहीं होती। जब सस्ता माल मिल रहा है खरीद कर गोदाम में रख लिया। आगे मान लो फ्यूचर में कभी स्टॉक का कीमत मार्केट में बढ़ गई तो उनको बढ़ी हुई कीमत के ऊपर कच्चा माल खरीदना नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने कच्चा माल पहले से ही खरीद कर गोदाम में रखा हुआ है। इसको कहते हैं स्टॉक संबंधी बचत।
उनका स्टॉक कभी ख़त्म ही नहीं होगा, प्रोडक्शन का काम कभी रुकेगा ही नहीं। एक तो रॉ मटेरियल उन्होंने सस्ता खरीद कर रख लिया गोदाम में पहले से, और दूसरा मान लो मार्केट में मटेरियल ना मिले या कीमत बढ़ गई, तो उनके पास तो ऑलरेडी रॉ मटेरियल गोदाम में पड़ा होता है, उसका वो प्रयोग कर लेती हैं, तो उनका प्रोडक्शन का काम कभी रुकता ही नहीं है। इसको कहते हैं स्टॉक संबंधी बचत। नेक्स्ट हमारा आता है विक्रय संबंधी बचतें, इकोनॉमीज ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग। बड़ी बड़ी फर्मों को विक्रय संबंधी बचतें भी प्राप्त होती हैं। विक्रय संबंधी बचत कैसे प्राप्त होती है बड़ी बड़ी फर्मों को? जो बड़ी बड़ी फर्म होते हैं उनके पास माल की बिक्री करने के लिए अपने सेल्समैन होते हैं या सेल्स एजेंट होते हैं, सेल्समैन होते हैं जो कि माल की बिक्री करते हैं। और ये जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं इनके अपने बड़े बड़े शोरूम भी होते हैं। ये जो बड़ी बड़ी फर्में हैं इनके ये माल की बिक्री करने के लिए एडवर्टीज़मेंट के ऊपर भी काफ़ी खर्चा करती हैं। तो बड़े पैमाने पर विज्ञापन करवाती हैं। बड़े पैमाने पर विज्ञापन कराने से फर्म को बहुत लंबे समय तक के लिए फ़ायदा होता है। अपने इनके सेल्समैन होते हैं, अपने इनके शोरूम होते हैं। तो कहने का मतलब है ये शोरूम खोल के सेल्समैन के माध्यम से अपने माल की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करती हैं। बड़ी बड़ी फर्में इसके अलावा और क्या करती हैं? बड़ी बड़ी फर्में उत्पादन की क्वालिटी को सुधारने के लिए रिसर्च के ऊपर भी पैसा खर्चती रहती हैं, यानी कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती रहती हैं। इससे क्या होता है कि जब उनका प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होती है तो प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा बिकता है। तो ये विक्रय संबंधी बचत है जो कि बड़ी फर्मों को प्राप्त होता है, छोटी फर्मों को प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट हमारा आता है प्रबंधकीय बचतें, मैनेजरियल इकोनॉमीज। जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं उनको प्रबंधकीय बचत, मैनेजरियल इकोनॉमीज भी प्राप्त होती हैं। प्रबंधकीय बचत का मतलब क्या है? बड़ी फर्मों जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, और वो बड़ी फर्में हर डिपार्टमेंट के लिए एक निपुण मैनेजर की नियुक्ति करती हैं, एक्सपीरियंस्ड मैनेजर की नियुक्ति करती हैं। जब बड़ी फर्मों के डिफरेंट डिपार्टमेंट को एक एक्सपर्ट व्यक्ति संभालता है और उसकी योग्यता का फ़ायदा बड़ी फर्में उठाती हैं तो भी बहुत सारी बचत प्राप्त होती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का जो प्रबंधक है वो अपने काम करने में निपुण है, डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से संभाल रहा है, उसके एक्सपीरियंस का फ़ायदा फर्म उठाती है, तो इससे भी बहुत सारी बचत प्राप्त होती है। हर डिपार्टमेंट अच्छे से काम करता है, हर डिपार्टमेंट को फ़ायदा होता है इसका। तो ये प्रबंधकीय बचत हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है यातायात एवं संग्रह संबंधी बचत, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इकोनॉमीज। जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं उनके ट्रांसपोर्ट के अपने साधन होते हैं। स्टोरेज इकोनॉमीज का मतलब उनके अपने बड़े बड़े गोदाम होते हैं, अपने ट्रांसपोर्ट है, अपने ट्रक हैं, अपने अपने बड़े बड़े गोदाम हैं। तो ट्रांसपोर्ट को उनको बार बार किराए पे नहीं लेना पड़ता, उनके अपने ही ट्रक होते हैं। बार बार ट्रक को किराए पर लेंगे तो किराया ज़्यादा लगेगा। अपना ट्रांसपोर्ट है तो किराए की बचत होती है, उतना खर्चा नहीं होता। अपने गोदाम है तो गोदाम किराए पर नहीं लेना पड़ता, ये भी बचत प्राप्त होती है। तो ये जो सारी मैंने आपको इकोनॉमीज़ बताई हैं, ये सारी इकोनॉमीज़ कौन कौन सी इकोनॉमीज़ कहलाती हैं? रियल इकोनॉमीज़ कहलाती हैं, वास्तविक बचतें कहलाती हैं। तो वास्तविक बचतों के हमने ये 6 पॉइंट पढ़े हैं रियल इकोनॉमीज़ के। अब हम पढ़ेंगे पिक्यूनरी इकोनॉमीज़, यानी कि धन संबंधी बचतें। तो आंतरिक बचतों का, इंटरनल इकोनॉमीज़ का दूसरा पॉइंट, आपने इंटरनल इकोनॉमीज़ के 2 पॉइंट पढ़े। एक आपने इंटरनल इकोनॉमीज़ का पॉइंट पढ़ा वास्तविक बचतें, और दूसरा है धन संबंधी बचतें। पिक्यूनरी इकोनॉमीज़ यानी कि धन संबंधी बचत क्या होती है कि जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जिन जिन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, अगर वो साधन हमें सस्ते मिल जाए, कम कीमत के ऊपर मिल जाए, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जब हमें कच्चा माल कम कीमत के ऊपर मिल जाता है, वस्तु को उत्पादित करने के लिए हमें पैसा चाहिए, हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से कम ब्याज की दर के ऊपर पैसा उधार मिल जाता है। तो कम ब्याज की दर के ऊपर पैसा उधार मिलना और सस्ता माल मिलना, ये क्या कहलाती हैं?
ये धन संबंधी बचत पिक्यूनरी इकोनॉमीज कहलाती हैं। तो इसके साथ हमारी वास्तविक बचतों के दोनों पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हमारा आता है बाहरी बचतें, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। बाहरी बचतें क्या होती हैं? मैंने आपको बताया कि बचतें दो प्रकार की, आपको मैंने बताया कि जो बचतें हैं दो तरह की होती है। एक वास्तविक बचतें होती हैं और एक धन संबंधी बचत होती है। आंतरिक बचतों के दो पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट हमने पढ़ लिए। बचतें मैंने आपको बताई थी दो तरह की है, एक आंतरिक होती है, इंटरनल इकोनॉमीज होती है, एक एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती हैं। इंटरनल इकोनॉमीज में आपको मैंने बताया था कि इंटरनल इकोनॉमीज दो तरह की होती हैं, एक वास्तविक बचत होती है और दूसरी धन संबंधी बचत होती है। तो इंटरनल इकोनॉमीज के हमने दोनों पॉइंट पढ़ लिए। अब हम बाहरी बचतें पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज पढ़ रहे हैं। बाहरी बचतें क्या होती हैं? बाहरी बचतें वो बचतें होती हैं जिसका फ़ायदा केवल एक फर्म को नहीं होता, बल्कि उद्योग में जितनी भी फर्में होती हैं उसका फ़ायदा सबको होता है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ क्या होती हैं? जिसका फ़ायदा एक, इंटरनल इकोनॉमीज़ तो उसी को प्राप्त होती है जिस फर्म ने अपना विस्तार किया, उस विस्तार का फ़ायदा उसी फर्म को होता है। लेकिन एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का फ़ायदा सभी फर्मों को होता है, चाहे उसने अपना विस्तार किया है या नहीं किया। तो ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ कौन कौन सी होती हैं, इसका पहले हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर उसके हम प्रकार पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ जिसका फ़ायदा सबको हो रहा है। मान लो आपके गांव में सबसे पहले किसी एक व्यक्ति ने कार खरीदी, बाकी किसी के पास तो कार है ही नहीं है। तो उस गांव में किसी के पास कार नहीं, आसपास भी किसी के पास कार नहीं है, आसपास के एरिया में भी किसी के पास कार नहीं है। तो क्या एक व्यक्ति जिसके पास कार है, क्या उसके लिए पेट्रोल पंप गांव के आसपास खुलेगा? या उसके लिए पेट्रोल पंप आसपास नहीं खुलेगा। उस कार का कोई पार्ट खराब हो जाए, उसके लिए कोई स्पेयर पार्ट की दुकान आसपास खुलेगी? उस एक व्यक्ति के लिए स्पेयर पार्ट की दुकान भी आसपास नहीं खुलेगी। अब मान लो, अब उसी गांव में, आपके गांव में बहुत सारे व्यक्तियों ने क्या किया है, बहुत सारे व्यक्तियों ने अब कार खरीद ली। जब उस एरिया में बहुत सारे लोगों ने कार खरीद ली, तो अब धीरे धीरे वहाँ पर पेट्रोल पंप भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कार खरीद ली है। और वहाँ से मान लो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के साधन भी गुजरते हैं। तो अब क्या होगा, उस एरिया में एक पेट्रोल पंप अपने आप ही लग जाएगा, क्योंकि आपकी लोकेशन में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के साधन वहाँ से निकलते हैं। बहुत सारी कारें निकलती हैं, बसेस निकलती हैं। पहले तो उस एरिया में कार, ना तो किसी और के पास कार थी, ना वहाँ से बसेस निकलती थी, तो आसपास पेट्रोल पंप भी नहीं था। अब उस एरिया में से एक रूट बन गया, बहुत सारी कारें भी लोगों ने खरीद ली हैं, और उस एरिया पे बसेस भी चलने लग गई हैं। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक पेट्रोल पंप खुल जाएगा। ऑटोमेटिकली अपने आप ही वहाँ पर क्या हो जाएगा, कार का सर्विस सेंटर खुल जाएगा, क्योंकि वहाँ से कार का सर्विस सेंटर खुल जाएगा और भी सुविधाएं मिलने लग जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि जब एक व्यक्ति के पास कार थी तो वहाँ पर कोई पेट्रोल पंप किसी ने नहीं खोला, और ना तो वहाँ से कोई ट्रांसपोर्ट का साधन गुजरता था, तो किसी व्यक्ति ने वहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं खोला। अब वहाँ उस एरिया पे से बहुत सारी कारें, उस एरिया के लोगों ने बहुत सारी कारें खरीद ली, बहुत सारे लोगों ने कारें खरीद ली, और उस एरिया से बसेस भी गुजरने लग गई, ट्रांसपोर्ट के साधन भी गुजरने लग गए, तो पेट्रोल पंप अपने आप स्थापित हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो बाहरी बचतें होती हैं वो एक फर्म को प्राप्त नहीं हो रही। जो पहला व्यक्ति जिसने कार खरीदी थी, पेट्रोल पंप का फायदा केवल उसको नहीं हो रहा, जितने लोगों ने बाद में कार खरीदी और जो सारा ट्रांसपोर्ट वहां से गुजर रहा है, सभी को ही उस पेट्रोल पंप का फायदा हो रहा है। तो भारी बचतें केवल एक फर्म को प्राप्त नहीं होती, बल्कि उद्योग में जितनी फर्में होती हैं उन सबको इसका फायदा मिलता है। तो पेट्रोल पंप का फायदा यहाँ पर सभी को मिल रहा है, केवल एक कार, पहला व्यक्ति जिसने सबसे पहले कार खरीदी थी उसको फायदा नहीं हो रहा, बाकी बाद में जिन लोगों ने खरीदी उसको भी फायदा हो रहा है, जो ट्रांसपोर्ट के साधन वहाँ से गुजर रहे हैं उनको भी फायदा हो रहा है। तो
कहने का मतलब है ये जो बाहरी बचतें होती हैं इसका फ़ायदा सभी फर्मों को होता है, एक फर्म को नहीं होता है। ये बाहरी बचतें कौन कौन सी हैं? बाहरी बचतों में 3 बचतें आती हैं। पहला है केंद्रीयकरण की बचत। केंद्रीयकरण की बचत का मतलब क्या है कि जब एक जगह बहुत सारी फर्में आकर स्थापित हो जाती हैं, जैसे मान लो भिवाड़ी में बहुत सारी फर्में आके स्थापित हो गई, धारूहेड़ा में बहुत सारी फर्में लग गई, तो अपने आप क्या होगा, रॉ मटेरियल के सप्लायर अपने आप ही वहीं पर आ जाएंगे। उनको पता है कि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले सप्लायर हैं अपने आप ही दुकान वहीं पर आसपास खोल लेंगे। जो वर्कर हैं अपने आप ही वहीं पर पहुंच जाएंगे, उनको पता है यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, कहीं काम मिल ही जाएगा। जो बैंक है वो अपने आप ही वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो गई हैं। तो कहने का मतलब है एक जगह बहुत सारी फर्में अगर स्थापित हो जाएं तो ये सारे फायदे सभी को मिलते हैं। बैंक का फायदा सभी फर्मों को मिलेगा, किसी ने पैसा निकालना है, जमा करवाना है, सबको मिलेगा। और वर्कर का फायदा सभी को मिलेगा, क्योंकि वर्कर अपने आप वहाँ पहुँच रहे हैं। जिस भी फर्म को वर्कर चाहिए उनको वर्कर मिल जाएगा। वर्कर को ढूंढने के लिए उनको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल उनको आसपास ही मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं केंद्रीयकरण की बचत। जब एक जगह बहुत सारी फर्में स्थापित हो जाती हैं तो ये सुविधाएं अपने आप मिलने लग जाती हैं। रॉ मटेरियल की सुविधा, बैंक की सुविधा, वर्कर्स की सुविधा अपने आप मिलने लग जाती है। इसको केंद्रीयकरण की बचत कहते हैं। दूसरा इसमें आता है सूचना संबंधी बचत, इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना संबंधी बचत क्या होती है? सूचना संबंधी बचत का मतलब है कि जब एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी फर्में स्थापित हो जाती हैं तो वो सभी फर्में मिलकर क्या करती हैं, अपनी मैगजीन प्रिंट करना शुरू कर देती हैं, अपनी एक मैगजीन इकट्ठी निकालती हैं। अब हर फर्म को अपनी मैगजीन निकालने की ज़रूरत नहीं है, सभी फर्में मिलकर अपनी एक मैगजीन निकालती हैं। उस मैगजीन में उनको बाज़ार के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, नई नई कोई टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो मैगजीन के माध्यम से उनको सूचनाएं मिलती रहती हैं। जब एक जगह बहुत सारी फर्में स्थापित हो गई तो वो एक दूसरे को सूचनाएं भी देती रहती हैं, आपस में विचार विमर्श भी करती रहती हैं। तो ये फायदा होता है, जब एक जगह बहुत सारी फर्में स्थापित हो जाएं, आपस में विचार विमर्श करती रहती हैं और मैगजीन इकट्ठा एक साथ प्रिंट करवा के महत्वपूर्ण सूचनाएं, बाजार से संबंधित सूचनाएं लेती रहती हैं। तो ये सूचना संबंधी बचत हो गई। तीसरा आता है विकेंद्रीयकरण की बचत, इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटेग्रेशन। विकेंद्रीकरण की बचत क्या होती है? विकेंद्रीयकरण की बचत में क्या होता है, विकेंद्रीयकरण की बचत में जो फर्में हैं वो क्या करती हैं, विकेंद्रीकरण की बचत में फर्में किसी भी वस्तु को उत्पादित करने का जो प्रोसेस होता है उसको आपस में बांट लेती हैं। इसी को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। प्रोडक्शन करने, किसी भी वस्तु को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को आपस में बांट लेती है, इसी को विकेंद्रीकरण या इसी को डिसइंटीग्रेशन कहा जाता है। ये जो विकेंद्रीयकरण होता है, ये विकेंद्रीयकरण 2 प्रकार का होता है। कौन से 2 प्रकार का होता है? एक होता है खड़ा विकेंद्रीयकरण यानी कि वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन, और दूसरा विकेंद्रीकरण होता है पड़ा विकेंद्रीकरण यानी कि हॉरिजॉन्टल डिसइंटीग्रेशन। तो ये वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल डिसइंटीग्रेशन क्या होती है? ये जो वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन है उसमें क्या होता है, इसमें एक फर्म उत्पादन से संबंधित जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनको आपस में बांट लेती हैं। वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन में उत्पादन से संबंधित स्टेजेस को आपस में बांट लेती हैं। जैसे मान लो कि कपड़ा बनाना है तो कपड़ा कैसे बनता है? आपको पता है कि कपड़ा रुई से बनता है। कैसे बनता है? पहले क्या किया जाता है, रुई यानी कि कॉटन को पहले साफ किया जाता है, कॉटन से फिर धागा बनता है। अब एक फर्म ने कॉटन की सफाई का काम ले लिया, दूसरी फर्म ने उस कॉटन से धागा बनाने का काम यानी कि थ्रेड बनाने का काम ले लिया, तीसरी फर्म ने उस धागे से धागे बनाने के बाद उससे कपड़ा बनाने का, क्लॉथ बनाने का काम ले लिया। तो कहने का मतलब है प्रोडक्शन की कई प्रोसेसेस है, कई स्टेजेस हैं। कपड़ा बनाना है, कपड़ा कैसे बनेगा? कॉटन से बनता है।
कॉटन की पहले सफाई होती है, एक फर्म सिर्फ सफाई करने का काम करती है, दूसरी फर्म उस कॉटन से धागा बनाने का काम करती है, तीसरी फर्म उस धागे से भी कपड़ा बनाने का काम करती है। तो कपड़ा बनाने की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं फर्मों ने बांट ली। कोई फर्म कॉटन की सफाई कर रही है, कोई धागा बना रही है, कोई कपड़ा बना रही है। तो इस तरह के जो इंटेग्रेशन होता है, इस तरह के इंटेग्रेशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वर्टिकल डिसइंटेग्रेशन, यानी कि खड़ा विकेंद्रीयकरण। दूसरा डिसइंटेग्रेशन क्या होता है? पड़ा विकेंद्रीयकरण। पड़ा विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि मान लो पहले बहुत सारी फर्में एक ही तरह का कपड़ा बेच रही थी, लेकिन अब क्या करती हैं? फर्में, मान लो फर्में हैं ABC, 3 फर्म हैं, तीनों ही कपड़ा बेचने का काम कर रही हैं। फर्म ए बच्चों का कपड़ा भी बेच रही है, बड़ों का कपड़ा भी बेच रही है, बुजुर्गों का कपड़ा भी बेच रही है। बी भी यही काम कर रही थी, सी भी यही काम कर रही थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब हॉरिजॉन्टल डिसइंटेग्रेशन में इन